नमस्कार। आज हम एक नवीन विषय वस्तु के साथ आपके बीच उपस्थित हैं, जो प्रस्तावना है। प्रियम्बल इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रियम्बल की समझ होना अनिवार्य है, नहीं तो हम अपने संविधान को नहीं समझ सकते। जीवन और दर्शन को हम समझ नहीं सकते कि मेरा जीवन का अस्तित्व क्या है, क्यों है, किस रूप में मेरी जीवन होनी चाहिए। प्रस्तावना एक ऐसे आदर्श तत्व से जुड़ा हुआ है जो किसी भी बातों को मर्यादा को दर्शाता है। यह उसी मर्यादा का है। साथ ही दूसरी ओर भारतीय संविधान से रूबरू कराता है कि हमारा संविधान कैसा है। तीसरी बात है कि हम जनता को अधिकार क्या है, वो अधिकार किस रूप में है। इन तमाम बातों की व्याख्या प्रस्तावना करता है। सच का आलम यह है कि प्रस्तावना के एक एक शब्द की इतनी व्यापकता है कि इसको व्याख्या करना बड़े बड़े विद्वानों की बस की बात नहीं। संविधान सभा ने इन शब्दों को इस रूप में इसको स्वीकार किया है कि एक शब्द को यदि हम समाज के व्यू से देखते हैं, इकोनॉमी के व्यू से देखते हैं, पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं, या दर्शन के किसी बिंदु से देखते हैं, विज्ञान के दृष्टि से देखते हैं, तो इस शब्द की परिभाषा हर जगह अपनी व्यापकता को समेटता है। इसलिए प्रस्तावना को समझने का एक प्रयास हम कर रहे हैं कि हमें क्या समझ है, और इस समझ को आपके तक इस वीडियो के माध्यम से हम भेज रहे हैं। पहली बात, प्रस्तावना का कुछ तथ्यात्मक आंकड़ा जो संविधान सभा में मैंने बताया है कि प्रस्तावना प्रस्ताव भारतीय संविधान के भीतर संविधान सभा के समक्ष सबसे पहली प्रस्ताव आया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के समक्ष जो झिझक था कि हम यहां बैठे हैं तो मेरा वर्क क्या हो सकता है, मेरा रोल क्या हो सकता है, क्या काम करना है, ये तमाम संदिग्ध तत्वों को, संदेहास्पद विषय वस्तु का समाधान करने का रास्ता वो प्रस्तावना दिया है, जो उद्देश्य से ज्ञानार्जन कराते हुए दिशा का वह परिमार्जन किया गया है जिस मार्ग पर चलकर संस्कृत के कथन के अनुसार महाजन गतो सोपान था। जो इस दर्शन के मर्म के महत्व को समझ ले तो अपने आप में वहां पर एक तीर्थ बन सकता है। संविधान एक परिचय कराता, जिस परिचय के संदर्भ में एम.ए. पालकीवाला ने कहा था कि यह प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोड्यूस कराता है। संविधान की आत्मा काफी लंबे विवाद के बाद, लंबे समय के बाद स्वीकार किया गया। तमाम बातों को हम यहां दिखाने का काम करते हैं। प्रस्तावना की यदि भारत में हिस्ट्री को देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार प्रस्तावना लाया गया था, लेकिन यह प्रस्तावना नहीं थी, ब्रिटिश सरकार ने लाया था, और उसी प्रस्तावना को 1935 में रखा गया। जब संविधान सभा आया तो इन्होंने सबसे पहले भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इससे संविधान सभा सदस्यों को रूबरू कराते हुए अपने दर्शन के अनेक बिंदुओं को समेटकर एक सागर से परिचय कराता। इसी की व्याख्या करके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब मैं आपको एक दिखाता हूं। ये प्रस्तावना को मैं बोर्ड पर लिखा हूं, जिसको आप देखिए। हम भारत के लोग, भारत शब्द का अर्थ मैं पहले से भी बताता आया हूं, संविधान सभा में बताया। भा मतलब ज्ञान, रत इसे प्रयास इस दिशा में प्राप्त करने के लिए जीवन भर लगा रहे।
ये भारत है, और रहने वाले लोग भारतीय हैं, तो ये धर्म निभाना होता है। भारत शब्द ये दो है, 2 बार प्रस्तावना के भीतर चर्चा है। संविधान सभा को यह महसूस था कि ब्रिटिश या पाश्चात्य जगत के विद्वानों द्वारा भारतीय संविधान पर यह आलोचना होगी कि भारत का संविधान भारत के जनता के प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बनाया गया। संविधान सभा ने सबसे पहले उन आलोचकों की बात को उत्तर देते हुए भी यह शब्द की अर्थ को नजर देखा जा रहा है। ये नजरिया ऐसे देखिए, हम भारत के लोग हैं जो संविधान सभा ने स्वीकार किया, हम भारत की जनता के लिए संविधान बनाए हैं, मैं भारत की जनता की प्रतिनिधि हूं और वो जनता के लिए संविधान बनाए हैं। एक अर्थ यह हुआ, यहां से उसकी आलोचना बंद हो जाती है। अब जो संविधान सभा के थे वह अपना संविधान कैसे बनाए उसको उन्होंने दृष्टांत दे दिया, और यह पहली प्रस्ताव में आया और अंतिम शब्द में लिखा है उन्होंने, ये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। पहला प्रस्ताव ये लाया था गया था, दूसरा में 26 नवंबर 1949 को इसे भारत का संविधान बन गया, जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 7 संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। यह शब्द चर्चा आया है। इस पंचांग के अनुसार यह तिथि ऐसी थी। अंतिम शब्द यहां है, समर्पण कर दिया। किसमें कोई विरोध नहीं, पूरी बातों को समेटकर ये एक अर्थ अनेक दिशाओं से परिभाषा को, बातों को उत्तर देने में समर्थ है। दूसरा, अब हम सब का भारत है, हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हर एक नागरिक अपने नजरिए से जब इस बात को देखे कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा प्रभुत्व संपन्न, तो निश्चित रूप से एक ऐसा कहें कि हर जगह हम भारत ही भारत देखेंगे, हम हर जगह भारतीय ही भारतीय देखेंगे। ये ऐसी व्यवस्था हमारे देश के भीतर आना चाहिए जिसमें मर्यादा की बात हो, जिसके भीतर त्याग की बात हो। इस नीति पर चलकर जो आदमी कार्य करता है, प्रस्तावना को आधार बनाकर, वो निश्चित है उसके जीवन का एक आदर्श रूपरेखा बन जाएगा और वो सही में भारत रत्न है। किसी को पुरस्कार मिलने से ही वो भारत रत्न नहीं है। जो भारत के लिए अपना जीवन समर्पित इस रूप में कर दे वो सभी भारत रत्न है। अब यहां देखिए, तो भारत के प्रतिनिधि अपने को स्वीकार किया। अब एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए। पहले प्रस्तावना का कुछ बात आपको याद रखना होगा, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक संज्ञा में, इसको याद रखें। अब मैं पहले इतनी चीज को पहले व्याख्या करता हूं, उसके बाद चलता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना को दरअसल ये आदर्श तत्व 5 है। ये आदर्श तत्व जो है यह 5 है। 5 इसका भाग के रूप में देखिए। नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारतीय संविधान आरंभ होता है तो हम भारत के लोग, कभी हम भारत को विकल्प नहीं देता है तो पहला शब्द यह। यहां जो शब्द का चर्चा है संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सीक्वेंस में याद रखना है, इसकी क्रम को नहीं बदलना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द को पहला क्यों रखा गया? इससे ऊपर की दशा क्या है और नीचे की दशा क्या है, इस सब को इंटरलिंक करी को जोड़ रहा है। कारण यह एक चीज बताता है। पहले एक चीज यहां देखिए, इसको बात में आप समझिएगा। पहले यहां देखिए, यह सत्ता का स्रोत भी बताता है कि सत्ता का स्रोत कहां से आएगा।
सत्ता का क्रियान्वयन कैसे होगी, क्रियान्वयन कैसे होगी, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि कैसी है उसको दिखाया गया। तो सत्ता का स्रोत कहां से है, और जनता, ये सभी जनता के प्रतिनिधि मिलकर के संविधान बनाए हैं। इसलिए देश में सबसे बड़ा क्या चीज है, तो संविधान है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनेक वादों से सिद्ध किया है कि देश में संविधान सर्वोच्च है और अंतिम शक्ति जनता में है, और सभी जनता की शक्ति के सहयोग से हमारी संविधान बनाई गई है, जो हमारे जनता के प्रतिनिधि से। बात यहां आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये जनता की शक्ति, अब जनता स्वतंत्र हो चुकी है, तो ये स्वतंत्र जनता अब क्या कर रही है, तो अब यहां देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको सॉवरेंटी मिला। हमारे प्रतिनिधि कैसा संविधान बनाए, एक सॉवरेंटी संपन्न। और सॉवरेंटी की परिभाषा आइंस्टीन महोदय ने राजनीति विज्ञान में दिया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से स्वतंत्र हो। वह किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, वह स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखेगा। जो 1947 से 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को अधिकार नहीं था और भारत 15 अगस्त को सॉवरेंटी संपन्न राष्ट्र बना, तो वह सॉवरेंटी संपन्नता की सबसे पहले शब्द की जिक्र की गई है कि सभी जनता के सहयोग से हम भारत के लोग एक भारत को, कैसा भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी आंतरिक संप्रभुता की परिभाषा आइंस्टीन महोदय ने दिया है। और इसके अनुसार भी यदि हम देखें, आइंस्टीन महोदय ने दिया है, और इसके अनुसार देखें तो संप्रभुता दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। ये आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से स्वतंत्र होगा। आंतरिक निर्णय, बाह्य निर्णय स्वतंत्र डिसीजन रखेगा, ये सॉवरेंटी है, ये किसी के दबाव में नहीं है। तो ये भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरी शक्ति से संपन्नता रखेगी। इसके ऊपर भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर, इसका अर्थ ऐसे समझिए कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार एक ऐसी शक्ति संपन्न सरकार है जिसके ऊपर या इसके समानांतर में दूसरी सत्ता नहीं हो सकती। ऐसा मेरा भारत की सरकार हो जो स्वतंत्र डिसीजन लेने की बात करे। तो इस प्रकार से ऊपर या इसके समानांतर में दूसरी सत्ता नहीं होगी, ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार एक ऐसी शक्ति संपन्न सरकार है जिसके ऊपर या इसके समानांतर दूसरी सत्ता नहीं हो सकती है। यानी इसको ऐसे देखिए, यदि भारत सरकार यह है, इसके ऊपर या इसके समानांतर में दूसरी सत्ता नहीं होगी, इसलिए मैंने यहां लिखा ऊपर या समानांतर नहीं होगी। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दूसरा अर्थ को देखिए, आगे आइए, दूसरा कहता है, देखिएगा सीक्वेंस में रखिएगा, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया, भारत संविधान क्रमिक वर्णित है इसी क्रम में। नंबर 1। दूसरा है समाजवादी। ये समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा नहीं दी गई है, ये फिर बाद में हम एक लॉट बताएंगे। अभी जिसकी अर्थ है क्रम को चलिए, समाजवादी, इस शब्द की अर्थ ऐसे समझा जाए, समावाद, विचारधारा, इसको कहते हैं विचारधारा। घुल मिल जाना, एक ही विचार में घुल मिल जाना, ये समाजवाद है, द्विविचार नहीं। जब हमारे समाज के भीतर में, अब देखिए कैसे घुलना मिलना, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से कोई भेदभाव नहीं हो, एक ही बात हो। कौन सी बात? ऊपर में लिखा गया, भारत और भारतीयता। इसीलिए दो शब्द यहां भारत शब्द के साथ प्रसंग को जोड़ता है, एक धारा में मिल गए, कोई अब विभेद नहीं। एक तो ये समाजवादी, कोई किसी से शोषण नहीं करेगा, ऐसी हमारे समाज की विचारधारा रखेगी। समाजवादी शब्द संविधान सभा में काफी विचारणीय प्रश्न था, कारण कुछ ऐसे वामपंथी नेता थे जिनका समाजवाद कार्ल मार्क्स की तरह परिभाषा देने की बात कर रहे थे, लेकिन पटेल ग्रुप जो थे वो परिभाषा समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीके से देना चाहते थे। लेकिन बाद में जब तकरार की नौबत आ गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हस्तक्षेप किया उन्होंने, और कहा कि जब आगे आने वाली सरकार को जो
आवश्यकता महसूस होगा उस हिसाब से समाजवाद शब्द को जोड़ेगा। इसीलिए समाजवाद शब्द संविधान सभा ने नहीं जोड़ा गया। ये समाजवाद जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं होगा, ऐसा मेरा समाज बनेगा। तीसरा है, आप देखिए यहां पर समाजवादी बात हो गई। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष से पहले धर्म निरपेक्ष को समझा जाए, धर्म निरपेक्ष को समझा जाए। कारण तीसरा शब्द आ गया पंथ निरपेक्ष। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना के भीतर पंथ निरपेक्ष शब्द का ही जिक्र है। धर्म निरपेक्ष शब्द से हमारा इंडिया पूरा सेक्युलर नहीं हो सकता था। यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, इससे पहले देखिए धर्म निरपेक्ष में धर्म निरपेक्ष, धर्म ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अपनाना, एडॉप्ट करना, स्वीकार करना। नहीं मतलब नहीं, पेक्ष मतलब आक्षेप करना। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर आक्षेप या प्रहार नहीं करें, अर्थात अपनाने के तरीके पर हमला न करें। ये धर्म है। हम जैसा व्यवहार आपसे चाहते हैं वैसा ही व्यवहार यदि आप हमसे करें, ये एक धर्म है। सेवा धर्म है। कब कि कोई किसी के सेवा है, वो चाहता है आपको भी उस स्थान पर रख दिया जाए, तो आप क्या सेवा चाहते हैं किसी से, औरों से क्या चाहते हैं? ये मेरा धर्म है। लेकिन धर्म को हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब में बांट दिए। सारे धर्म का उद्देश्य है मानवता की सेवा करना। एक मोड़ पर सभी धर्म खड़े होते हैं। ये धर्म है। अब है धर्म कालांतर में विभाजित होती चली। जैसे अब देखिए ये धर्म कैसे कालांतर में विभाजित हो गई। जैसे सिख 12 मिसलों में बटा है, सिंहवालिया, अहलुवालिया, भंगी, कन्हैया वगैरह वगैरह। इस्लाम में भी शिया और सुन्नी है, हिंदू में बहुत सारे धर्म के लोग हैं। अब ये पंथ है। पंथ मतलब राह। हमारे बड़े व्यक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग जिस राह पर चलकर किसी का जीवन दिए हैं, ये पंथ है। इसलिए कबीर पंथी, सैफ पंथी, वैष्णव पंथी, ये पंथ बना। और पंथ कभी बड़े लोगों की जीवन की गाथा की महिमा को जोड़ने वाला ये गलत नहीं होता है। इस पंथों में विभेद नहीं होना चाहिए, कारण सारा पंथ एक मोड़ पर खड़ा होता है जिसका उद्देश्य मानव जनता जनार्दन की सेवा करना। ये है पंथ। इसलिए प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष से भी सुंदर शब्द पंथ निरपेक्ष लाया गया। ये पंथ निरपेक्ष के भावार्थ को, शब्द को दर्शाए। अब आगे चलिए, पंथ निरपेक्ष। आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ होता है, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब पद्धति, सिस्टम, पद्धति, और तमक का अर्थ हुआ चलाता है। अर्थात जनता के प्रतिनिधि जिस शासन तंत्र को चलाता है वो लोकतंत्रात्मक है। भारत का लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलता है। भारत का शासन अप्रत्यक्ष शासन चल रही है जनता से, इसलिए ऐसा शासन चल रही है, लेकिन बीच केंद्र में जनता है। वलियान महोदय ने डेमोक्रेसी की परिभाषा को लिखा था, जिसको 1865 के गेटिसबर्ग अमेरिका में अब्राहम लिंकन इस परिभाषा को बोला था। लेकिन अब्राहम लिंकन की परिभाषा यह नहीं है। यह परिभाषा ग्रीक के महान विद्वान जो अरस्तु के समकालीन थे उनकी परिभाषा है, उन्होंने बनाया, जिसको व्यवहार की कसौटी पर अब्राहम लिंकन ने उसको बोले, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अर्थात शासन के केंद्र में कौन है? जनता। इस शासन यहां भी जनता ही केंद्र में। भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने इस बात को भी ध्यान में रखा। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक ऐसी व्यवस्था को बना के रखें जो सभी परिभाषाओं से वो जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। ये लोकतंत्रात्मक हो गया। अब चलिए आगे, गणराज्य। 4 के बाद 5 नंबर में आ गया गणराज्य। गण का अर्थ होता है समूह, राज्य का अर्थ है मुल्क, देश। गार्नर के अनुसार 4 अनिवार्य तत्व होती है: जनसंख्या, भूगोल, सरकार, संप्रभुता। राज्य का ध्यान रखिएगा। पहले मैं राज्य के बारे में बता रहा हूं। ये 2 शब्द है, गण और राज्य। तो राज्य पहले किसको कहते हैं? राज्य कहते हैं जिसके गार्नर ने परिभाषा दिया, उसके हिसाब से 4 अनिवार्य तत्व होता है। 1 आबादी, दूसरा भूगोल, तीसरा सरकार,
चौथा संप्रभुता, जो संप्रभुता ऊपर में लाया गया। और पांचवा चीज अंतरराष्ट्रीय शोध में अब आया है मान्यता, जो पड़ोसी देशों से भी मान्यता उसे देना होता है। तो ये हो गया गणराज्य। अब इसका अर्थ देखिए, इसको करते हैं राज। गण का अर्थ है समूह। ये जो राज्य हमारा है ये समूहों का देश हो, इसे गणराज्य कहते हैं। हम इसे हर केंद्र में देखिए, सब कुछ का निचोड़ क्या निकलता है, जनता। भारत का संविधान इसी रूप में आता है भारतीय द्वारा। तो भारत की जनता कैसी हो, सबका ये तत्व का सार तत्व का उत्तर आवे जनता। इसलिए हमारी व्यवहार से किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। इसलिए हम यदि किसी की अच्छाई ना कर सकें, बुरा करने का अधिकार हमें नहीं है। कारण ये सभी जनता का देश है, किसी एक का देश नहीं है। कारण वो पहला शब्द ही बताता है, वी आर पीपुल, हम सभी का भारत है। इसलिए माई कंट्री कहना सही नहीं है, ये आवर कंट्री भी ही उचित है। यही हमारी शाब्दिक अर्थ में व्याख्या की जाती है। तो अब आप यहां तक आ गए। यह क्वेश्चन यूपीएससी से लेके थर्ड ग्रेड तक सभी क्वेश्चन में आया है कि संविधान की प्रस्तावना की क्रम सजावें। और ये कूट में जहां से उलट पुलट करके लिखा रहता है, कूट से मिलाना होगा। या क्रम जहां होगा, पहला क्रम समाजवाद संपूर्ण बहुत संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य। ये इसका उत्तर होगा, ये सीक्वेंस होगा। जो कूट इसका उत्तर होगा उसको लगाइएगा। अब इसके बाद देखिए, अब मैं इसको इस रूप में यहां पर लेकर चलता हूं कि गणराज्य बनाने के लिए अब इतने हमारे भारत, इसलिए हर एक भारतीयों को दायित्व है कि ऐसा भारत बनाने की दिशा में अपनी योगदान दीजिए। एक, समस्त नागरिकों को, अब इसके सभी नागरिकों को क्या करना है, ये न्याय दिया गया है। ये न्याय कितने प्रकार के हैं, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब यहां देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, ये क्वेश्चन आया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन सी न्याय इसमें जिक्र नहीं है, ऐसे भी चर्चा आई है। तो धार्मिक न्याय का चर्चा नहीं है। न्याय में यही 3 न्याय है, और जो न्याय कहेगा वो चर्चा नहीं। सामाजिक न्याय में कहा गया, जब हमारे भारत के भीतर में समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को न्याय मिल जाए, जिसमें धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग का भेदभाव नहीं हो। एक पिता अपने पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करे। यदि हम बेटा और बेटी में फर्क करें तो मैं सामाजिक नहीं हूं। समाज में सबको रहने का मौका मिले, अवसर मिले, तो इस प्रकार से यह सामाजिक न्याय का आधार बन सकता है। दूसरा कहा गया आर्थिक, हर एक व्यक्ति को जीविकोपार्जन का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आज आपकी क्या समस्या है, यदि उस समस्या को निपटारा आप नहीं कर पा रहे हैं तो न्याय नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्य कर्म से, अच्छे कर्म से, अपने 2 हाथों से कर्म करके, यानी शारीरिक श्रम के द्वारा यदि अपनी जीविका को चलाता है, यह अधिकार उसको मिलना चाहिए। इसलिए कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार से लेके डीपीएसपी तक भी अधिकार की व्याख्या हो गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इससे मूलभूत ढांचा में जोड़ा है। फिर हम एक बार मूलभूत ढांचा पर भी एक वीडियो जारी करेंगे। लेकिन यहाँ, और उसके बाद देखिए राजनीतिक है, राज्य की ओर से जितने भी न्याय मिल रहा है हमें, उस सभी न्याय सभी के लिए। जैसा आपको वोट देने का अधिकार, सबको अधिकार। तो इस प्रकार राज्य की ओर से जो भी अधिकार है सबको समान रूप से दे जाते हैं। यह क्वेश्चन में पूछा गया है, न्याय कितने प्रकार की चर्चा आई है, तो 3। आगे चलिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब पहले यहां क्वेश्चन समझिए, स्वतंत्रता कितने प्रकार की चर्चा संविधान में की गई है, स्वतंत्रता की। तो अब यहां से जोड़िए, विचार, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4, उपासना 5। उत्तर क्या होगा, 5। अर्थात स्वतंत्रता कितने प्रकार की चर्चा है, 5। अब चलिए इस बात की पुष्टिकरण करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी बहुत बात मिल जाती है और कुछ बात 25 में भी है। तो 19 में विचार, अभिव्यक्ति, संघ, संगठन बनाना,
भारत के किसी भाग में बसना, जीविकोपार्जन, ये हमारा ऑक्यूपेशन की स्वतंत्रता ये दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता का जिक्र है। मुझे ऐसा फेथ हो, विश्वास हो अपने धर्म के प्रति, इसलिए आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है। और अंतःकरण में ऐसी किसी ट्रस्ट से संचालित मानवता की सेवा होती है तो वहां पर, उस स्थान पर हम लोगों को तन्मयता के साथ वहां पर दान देने का अधिकार रखा गया है। वहां दान दिए। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में यह बात का समावेश है। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता के 2 रूप हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। ये समता के 2 रूप आ गए। क्षमता के कितने रूप? ये 2 रूप आ गए, प्रतिष्ठा, अवसर। सबको प्रतिष्ठा मिले, सबको प्रतिष्ठा हो, किसी के व्यवहार पर ये क्षमता नहीं हो, और सभी को अपना जीवन का अवसर प्राप्त होनी चाहिए। ये समता की बात कही गई है। प्राप्त करने के व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता, मर्यादा के साथ वो व्यक्ति जी सके। राष्ट्र को एकता यानी तोड़ने की काम कोई नहीं कर सकता है। ये अखंड भारत की कल्पना किया गया है कि भारत को कोई तोड़ने का काम नहीं कर सकता है। भारत का एक टुकड़ा हमसे अलग नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता है। उसको समेटने की बात यह बल दिया गया है। बंधुता, भाईचारा बढ़ाने की बात की गई। हम सब भाई भाई हैं, आपस में मिलकर रहने का काम करें। जिस तरह से पक्षी एक पेड़ पर, छोटा बड़ा सभी पक्षी रह सकता है, एक बंदर भी उस पर रह सकता है, सर्प बिच्छू भी रह सकता है, तो हम लोग भी जितने समाज के लोग हैं आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते हैं? ये मिल पर रखने के लिए ही यह व्यवहार का रूपरेखा को दिग्दर्शन कराता है। और यह संकल्पित, एक संकल्प की भावना, इस भावना को लेकर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, यानी इसमें कुछ अधिनियम यहां पर 26 नवंबर 1949 को यानी 15 एक्ट को लागू कर दिया गया। यह चीज इसमें आ गया। अब है सोर्सेस ऑफ प्रियम्बल की बात यदि करें तो ये सोर्सेस ऑफ प्रियम्बल में बात आती है कि सबसे पहला बात इसमें आता है सोर्सेस के भीतर में कि आपका यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा जो है, भाषा कहां से लिया गया है? यह भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये इतना चीज इस रूप में रखा गया। अब सवाल है, ये तो प्रस्तावना की बात को यहां हमने रखा। अब कुछ बात इसमें आ गया कि न्यायपालिका की भूमिका के साथ इसमें क्या आया है। अब यहां देखिए, प्रस्तावना में एक बात रूपरेखा के साथ यह प्रस्तुत हुआ है कि प्रस्तावना हमारी संविधान की भाग है व नहीं है। यह काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। भाग है नहीं है यह विवाद चला। तो पहला बात देखिए, बेरोबारीवाद 1960 में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब मामला आया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया 1973 में, तो इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग नहीं है। बेरोबारीवाद 1960 और 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था, उसमें कहा गया कि भाग है। बेरोबारी में कहा गया नहीं है, केशवानंद में कहा गया भाग है। तो भाग है, तो भाग है, तो इसी में कहा गया है, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद के मामला में कि संपूर्ण संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार है। तो भाग है तो संशोधन भी कर सकता है। इसी आधार पर भारतीय संसद ने भी उस भाग के रूप में स्वीकार किया, और भाग के रूप में इस रूप में स्वीकार किया कि यहां देखिए कि ये 3 शब्द को इसमें जोड़ा, एक शब्द जोड़ा, 3 शब्द जोड़ा। किस संविधान संशोधन द्वारा?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd एमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये 3 शब्द को जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी, जो मैंने बताया यहाँ पर समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, अखंडता, ये अखंडता शब्द को जोड़ा गया, और शेष से संविधान सभा ने ही व्यवस्था किया था। अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ यह भी स्वीकार किया कि प्रस्तावना का जब भाग है, प्रस्तावना संविधान का जब भाग है तो इसे हम संशोधन कर सकते हैं। तो 368 के तहत इसमें संशोधन हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। अब ये 3 शब्द जोड़ा गया। फ्रांस की राजकीय क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द फ्रांस की राजकीय क्रांति से ली गई थी, जो 1789 की क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भाईचारा, बंधुत्व, ये भाईचारा को लिया गया। अब आपको इस चीज में क्वेश्चंस जो पूछे जाने की प्रवृत्तियां हैं, ये जो तथ्यात्मक आंकड़े, ये शब्द कहाँ से लाया गया, तो फ्रांस से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। प्रस्तावना की लैंग्वेज कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना, प्रस्ताव कब रखा गया, आप लोग क्वेश्चन को अपने से ये एक बार बोलने का प्रयास करते जाइएगा। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुई है, प्रस्तावना के संदर्भ में किस वाद में कहा सर्वोच्च न्यायालय की ये भाग नहीं है, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 42nd एमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या संशोधन किए गए, ये सब क्वेश्चन आती है, और क्रम जो बताए थे वो क्वेश्चन आती है। तो प्रस्तावना एक जीवन दर्शन है, और जीवन दर्शन को समझने के लिए इसके तत्वों के मर्म को समझना अनिवार्य होता है, और इस मर्म को समझ लेंगे तो हम पूरे संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। और प्रस्तावना की ही व्याख्या करके यह 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। हमने इस पर एक शोध किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट तो कहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भाग है, तो भाग किस नंबर में है, इस बात की व्याख्या नहीं है। दूसरी बात है कि भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व। जब ये सब चीज की चर्चा है तो प्रस्तावना को किस भाग में रखा जाए, तो संविधान को दर्शन कराने वाला यह प्रस्तावना है। तो यह दर्शन का विषय है। किसी भी बातों की ज्ञान हमें प्राप्त होने के लिए मुझे शून्य पर आना होता है। भारतीय गणितीय अंक की पद्धति की शुरुआत भी शून्य से होता है, और जब हम शून्य अवस्था में आ जाते हैं तो मेरी चेतना को प्रकट करता है, और वो चेतना क्या है, आत्मा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी चेतना को आत्मा का ही रूप कहा, इसलिए आत्मा छिद्दंत न पावक। आत्मा टूटती फूटती नहीं है, वह एक कपड़े की तरह दूसरी में ट्रांसफर हो जाती है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग, ये हमारी द्वारा शोध है, जिसमें मैंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नंबर 0 है। मैं इसे बहुत सारे सेमिनार में बात को रखा है कि द्वारा स्वीकृति हुई है। इसका और भी व्यापक बात हमें प्रस्तुत करना होगा। 30 है, 0 की महत्व बहुत है, और जब कोई शून्य अवस्था में आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति शिखर तक पहुंचने के लिए ही अपना उस अतीत को देखता है। हम भारतीय हैं, अपने अतीत को, अपने हिस्ट्री को मरने न दें, हम अपने इतिहास को भुलाए नहीं। मेरी व्यवस्था भूलनी नहीं चाहिए। यदि हर इंसान, यदि आपको सोचने लगे कि मैं जब अमीर हो गया हूं, तो नीचे को आदमी को जरूर सोचना चाहिए। एनसीईआरटी किताब में गांधी जी ने लिखा है कि जब आप अपने को कमजोर फीलिंग करते हो तो अपने से कमजोर को देखो कि वह कितना कमजोर है, और आप जब एक संपन्न व्यक्ति बन जाते हैं तो आपको अपने आप को समझना चाहिए कि वो शून्य अवस्था में खड़ा व्यक्ति जब मैं था तो मेरी क्या हाल थी। जब विद्या का अध्ययन होता था तो भिक्षाटन भी बच्चे से गुरुजी करवाते थे, ताकि भीख मांगने वाले को भी कष्ट को समझा जाए। इसलिए हर एक जनता की कष्ट के मर्म को
हम तब समझने लायक होते हैं जब हम उस शून्य अवस्था में आकर के अपनी बातों को समझने का कार्य करते हैं। इसलिए प्रस्तावना एक अनंत शब्दों की माला है जो हमें परिचय कराता है कि मेरा भारत कैसा है, और इसी प्रस्तावना के एक शब्दों की इतनी व्याख्या हुई है कि आज हमारा संविधान भीम का ही खड़ा हो गया। अनंत काल तक हमारे संविधान का अस्तित्व बना रहेगा। हम किसी भी धर्म की बातों को देखें तो वह पूरा निचोड़ यह भारत है। इसलिए जो आदमी जिस क्षेत्र में है वह राष्ट्र की सेवा में तत्परता होनी चाहिए। मैं आपको एक तिरंगा पर भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, लेकिन लाइन कटने के कारण मैं अंतिम शब्द नहीं बोल पाया। तिरंगा में यदि कोई आदमी अपने को समेटता है तो वो तिरंगा में इसी प्रस्तावना के अर्थ की मर्यादा की जो रक्षा करने में अपने जीवन की प्राण की बाजी लगाकर भी करता है, सेवा देता है, यही भारत का रत्न है। और जो आदमी अपने आप को दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं वो मरते नहीं हैं, वो शहीद कहलाते हैं। और भारत माता की एक प्रतीक जो हमारी झंडा है, वो झंडा उसे समेट कर उसे श्मशान तक पहुंचाता है। ऐसी मौत सबकी नहीं होती, यह सौभाग्यशाली व्यक्ति के साथ ही होता है। इससे राष्ट्र सेवा में तनिमन्यता अर्पित करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है और इसी का परिचय हमें प्रस्तावना कराता है। जय हिंद। और उस संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद जो संविधानों को किस तरीका से हीरे की तरह तराशा गया हो, जौहरी की तरह। आज भी उन सभी को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस प्रस्तावना के जरिए। और इस मर्म को यदि अपने जीवन में उतार कर समाज और राष्ट्र से आप जोड़ते हैं तो हम भी यह समझेंगे कि मैं एक लेखक संविधान का, जो भारत सरकार का मैं लेखक हूँ, उस शब्द की अर्थ भी पूरा हो जाएगा। और संविधान के शिक्षक होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को जो भी आप देखें, कम से कम कुछ ऐसा लक्षण होना चाहिए जो मुझे गर्व महसूस हो कि मेरा जन्म भारत में हुआ और हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार भारतीयता है। जय हिंद।